back to our GPA lecture series. So previous lecture में हमने कंप्लीट कर लिया था the concept of sale. आज हमें स्टार्ट करता है सेक्शन 58 से जो बात करता है मॉर्गेज की. बट बिफोर वी जंप टू द टॉपिक एक बार एक रिवीजन देख लेते हैं ऑफ द टॉपिक्स दैट वी प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर. तो हमने देखा कि भाई सेल क्या होता है सेक्शन 54 में. सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, इसके एसेंशियल्स. देन सेल किस तरीके से किया जाता है, सेल हाउ मेड. ऑल्सो सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बीच के क्या डिस्टिंक्शंस हैं, ये सेक्शन 54 में दे रखा था. इसके बाद सेक्शन 55 की बात करें तो हमने देखा कि भाई यहाँ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द पार्टी अंडरगोइंग द सेल, यानी कि जो बायर है एंड जो सेलर है उन दोनों की राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को दे रखा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटीज, दोनों पार्टीज के प्री सेल एंड पोस्ट सेल करके दे रखा है लाइबिलिटीज को, एंड कुछ राइट्स भी हैं. So same with buyer and the same with both the parties, मतलब buyer और seller दोनों के लिए pre and post liabilities and rights दे रखे हैं. ये सेक्शन 55 में हमने देखा. इसके बाद सेक्शन 56 की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है सेक्शन 56 में, जिसे हमने समझने की कोशिश करी, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग. तो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहता है क्या है, हमने इसमें समझा था कि भाई ये है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसे जो ओनर है उसका, उसने अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है उसकी, उस मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक ही इंसान को, मतलब एक ही किसी इंसान को उसे मॉर्गेज कर रखा है. मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर मॉर्गेजी एक और मॉर्गेजर भी एक, यानी कि मतलब है एक इंसान है जिसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, उसने अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग अलग मॉर्गेज लिया और एक ही इंसान को मॉर्गेज पे रख दिया, मतलब मॉर्गेजर जो है वो एक ही है. ठीक है. अब यहाँ क्या कर रहा है, जो मॉर्गेजी है उसने क्या किया, सॉरी मॉर्गेजर ने क्या किया कि भाई जो प्रॉपर्टीज जिसे उसने मॉर्गेज पे रखा है, अब उन प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी को उसने किसी को सेल कर दिया. हमने जिसे समझा था इसे एग्जांपल से, सेकेंड. हाँ, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, P1, P2 एंड P3. इसने इन 3 प्रॉपर्टीज को तीनों को मॉर्गेज पे रख दिया और दिया एक ही इंसान को. मान लीजिए एम एक इंसान है जिसे मॉर्गेज पे रखा. ये वाला जो है पहली प्रॉपर्टी से M1, दूसरी प्रॉपर्टी से M2 और तीसरी प्रॉपर्टी से M3. ठीक है. मॉर्गेजी एक ही इंसान है लेकिन मॉर्गेजेस अलग अलग है सारी प्रॉपर्टी से. अब जो मॉर्गेजर है उसने क्या किया कि जिन प्रॉपर्टीज को उसने मॉर्गेज पे रखा हुआ है उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को किसी और इंसान को, एक थर्ड पार्टी, उसे सेल कर दिया. जैसे मान लीजिए P1 प्रॉपर्टी जो है इसे सेल कर दिया गया. A sold this P1 to some other person called S. ठीक है. इसे यहाँ पे क्या कर दिया, P1 को सेल कर दिया. अब P1 से क्या है, पहली प्रॉपर्टी जो थी उससे मॉर्गेजर का एक मॉर्गेज के लिए वो सिक्योरिटी था, ठीक है, मॉर्गेज पे रखा हुआ था डेट के एक्सचेंज में. अब उसने क्या किया कि भाई मॉर्गेजर ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी. यहाँ पे नॉर्मली मॉर्गेज केस में क्या होता है कि भाई यू रिटर्न द मनी एंड यू टेक बैक द प्रॉपर्टी, यही होता है कॉन्सेप्ट. तो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग ये बोलता है कि भाई इन केस वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पुट इन मॉर्गेज, गिवन इन मॉर्गेज, अगर उसका सेल कर दिया जाए तो यहाँ जो परचेसर है, जो बायर है यानी एस, उसके पास एक राइट होता है कि वो जो है वो मॉर्गेजी जो है, मॉर्गेजी से बोले कि भाई ऐसा है कि माना आपके डेट्स तो सेटल होने ही है, आपने जो पैसे दे रखे हैं आपके डेट्स तो सेटल होनी है, अपने को कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन प्लीज ऐसा करो कि प्रॉपर्टीज को शफल कर दो. मतलब मॉर्गेजेस चुकाने के लिए पहले आपकी P1 प्रॉपर्टी आती, पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, आप इसे रीअरेंज कर दो. पहले बाकी प्रॉपर्टीज जो मुझे सेल नहीं की गई है उसके अलावा जो रिमेनिंग है उनसे अपना डेट्स आप सेट ऑफ करने की कोशिश करो. अगर कुछ रिमेनिंग होता है तो वो मेरी प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करना, वरना कोशिश करो कि बाकी प्रॉपर्टी से ही निकल जाए. तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, जो ये कहता है कि भाई अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जिसे मॉर्गेजर ने मॉर्गेज में एक ही इंसान को दे रखा है और वन ऑफ दो प्रॉपर्टीज को उसने किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया. अब जो परचेजर है वहां पे व्हेन द टाइम इज फॉर डेट सैटिस्फैक्शन या डेट सेट ऑफ, तो वो कह सकता है, वो मॉर्गेजी जो है उसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप बाकी प्रॉपर्टीज जो उसे सेल नहीं की गई है उनसे पहले अपना डेट को सेटिस्फाई करा लो, डेट सेटल कर लो. उसके बाद अगर कुछ रिमेन्स, ट्राई कि वो सेट ऑफ उन्हीं से हो जाए, फिर भी इफ समथिंग रिमेन्स, अगर कुछ बचता है तो फिर मेरी प्रॉपर्टी तक आए. So this is what doctrine of marshalling talks about. ये हो गया था, यहां तक हमने कवर कर लिया था.
डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग हमने कवर कर लिया था। सो नाउ आज जो टॉपिक बचा हुआ है इस जो सेक्शन बचा हुआ है इस टॉपिक का सेल के अंदर, वो है डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंसेस ऑन सेल। अब इनकम्बरेंस होते क्या है? सबसे पहले इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? इनकम्बरेंस मतलब किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मान लीजिए कोई भी क्लेम्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, जो भी है उन्हें हम इनकम्बरेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है क्या कि प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम वेयर ए मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एनी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब मैंने क्या होता है? क्लेम या कोई भी लाइबिलिटी जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लेम हो जाएगा, कोई लाइबिलिटी हो जाएगी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वेयर इमीडिएटली पेबल, वेदर इमीडिएटली पेबल और नॉट, इज सोल्ड बाय द कोर्ट or in execution of a decree or out of court, the court may, if it thinks fit, on the application of any party of the sale, direct or allow payment of the into court in case of an annual or monthly sum discharge of the property or of a capital sum charged on determinable interest to the property of such amount as when invested in securities of the central government court considers will be sufficient by means of the interest thereof to keep down otherwise provided for the for that charge and भाई ये बस इतनी सी बात कह रहा है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे रिलेटेड कोई इनकम्बरेंसेस है, मतलब उससे रिलेटेड कोई क्लेम्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, तो कोर्ट जो है वो वो डिसाइड करेगी कि भाई उसका अगर पैसा दे दिया गया। ये जो लंबा चौड़ा सा जो सेक्शन है, इसके कहने का पॉइंट बस इतना है कि मान लीजिए जैसे मॉर्गेज की हमने बात की, ठीक है, मॉर्गेज की बात करें तो मॉर्गेज में क्या हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो मॉर्गेजर है उसने पैसे लिए उसके लिए, और उसके लिए वो उसने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी दी कि भाई ऐसा है कि भाई आप डेट सेटलमेंट के लिए, भाई जब तक आपको मैं पैसे दे नहीं देता अपने पास इसको रखना। ठीक है, हालांकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी तो मॉर्गेज का ही टॉपिक अभी शुरू करना, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे, पर ब्रॉडली तो कॉन्सेप्ट यही होता है। तो कोर्ट ये कहता है कि अब जब जिस मोमेंट, तो ये क्या है, ये जो पैसे उससे आएंगे क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या हो गया? क्लेम हो गया ये। तो दिस सेक्शन ओनली स्टेट्स कि जब तक जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लेम्स या लाइबिलिटीज, जो भी इनकम्बरेंसेस उस प्रॉपर्टी के हैं, जिस मोमेंट उसे क्लियर कर दिया, जिस मोमेंट जो भी अमाउंट ड्यू था, जो भी अमाउंट ड्यू था, वही हम इनकम्बरेंस कह रहे हैं, जो भी अमाउंट ड्यू था उसको पेड कर दिया गया, वो पे हो गया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी अब जो है वो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इसका सेल करने के लिए वो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। मतलब जो भी इनकम्बरेंसेस थे, जिस मोमेंट वो फ्री हो जाएगी प्रॉपर्टी उस चीज से, मतलब कोई क्लेम थे, कोई ड्यूज थे, कोई लाइबिलिटी थी, जो भी चीज थी, जिस मोमेंट उस चीज का पेमेंट कर दिया गया और वो क्लियर हो गया, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट के ऑर्डर से ही लेकिन होगा कि ठीक है आप ये प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है। यही ये सेक्शन कहने की कोशिश कर रहा है। In any other case of a capital sum charged on the property of the amount sufficient to meet the encumbrance and interest due thereupon. But in either case, there also shall also be paid into court such additional amount as the court considers to be sufficient to meet the contingency of further costs, expenses and interest, and any other contingency except depreciation of investment not exceeding 1/10 of the original amount to be paid in, unless the court for some special reason things fit to require a larger judicial amount। जब बस यही कहने की कोशिश है पूरे लंबे चौड़े सेक्शन में, कहीं ये बात गई है कि कोर्ट में आपने वो चीज दे दी, जो भी ड्यू अमाउंट है वो क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद अब कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी का सेल हो सकता है। ये इनकम्बरेंस फ्री हो गई है। देखिए भाई इसे नाम ही क्लियर है, प्रोविजन बाय कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है, फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम, इनकम्बरेंस से फ्री हो गई प्रॉपर्टी, अब इसका सेल किया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट था इसका। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, जो बात करता है मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। चैप्टर 4, चैप्टर 3 में जैसे हमने देखा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, चैप्टर 1 में क्या था, देखिए इंट्रोडक्टरी था, ब्रीफ चीजें दी हुई थी उसमें। इंट्रोडक्टरी का ये नॉट ब्रीफ आई वुड से, बट इंट्रोडक्शन टू टीपीए, मेनली टीपीए क्या है, किन चीजों से डील करते हैं, ये सारी चीजें दे रखी थी। चैप्टर 2 की जब हम बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उसमें दे रखे हैं जिससे पूरा टीपीए गवर्न हो रहा है, जिससे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है।
पहला जो ए है वो डील करता है सिर्फ उन फाउंडेशनल प्रिंसिपल से जो कि गवर्न करते हैं बोथ द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, वहां स्पेसिफिकली वैसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि गवर्न करते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लिसिटली इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां तक हमने चैप्टर 2 के अंदर पूरा हमने देख लिया जो भी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं, प्रिंसिपल्स है, किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, इंटरेस्ट कैसे जाएगा, कितने तरीके का होता है, ये सारी चीजें हमने देखी, वो फाउंडेशन ले डाउन किया उसने। इसके बाद जैसे मैंने बताया था एक एक करके एवरी चैप्टर के साथ हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। हर चैप्टर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर से डील करता है। जैसे चैप्टर 3 में हमने देखा, जो हमने कंप्लीट किया अप टिल सेक्शन 57, उसमें हमने बात की 54 से 57 तक था चैप्टर 3, जिसमें क्या दे रखा था, सेल के बारे में। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर, वो कौन सा है, सेल। सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से किया जाता है, सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सेल के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी दोनों पार्टीज की। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग की बात की कि भाई मान लीजिए कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का सेल हो जा रहा है किसी और इंसान को, तो क्या राइट है, जो गुड फेथ में जो परचेसर है, भाई उसकी क्या गलती है, उसने थोड़ी ना मॉर्गेज दिया या उसने थोड़ी कुछ गलत किया है, तो उसके क्या राइट्स बनेंगे। और लास्ट में प्रॉपर्टी पे अगर इनकम्बरेंसेस हैं, यानी जो भी ड्यूज है, अगर उसके साथ कोई रेंट्स एसोसिएटेड है, तो उसका क्या होगा, जैसे जिस मोमेंट क्लियर हो जाता है कोर्ट के सामने, कोर्ट कह सकते हैं कि भाई अभी इनकम्बरेंस फ्री है, प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है। सो यहां तक हमने देख लिया 57 तक। अब हम 58 ऑनवर्ड्स आते हैं टॉपिक पे जो कि है मॉर्गेज। मॉर्गेज की बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले सेक्शन 58, जो कि देखिए बहुत लंबा थोड़ा सा सेक्शन है, आप देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा, और कई चीजों को इसमें डिफाइन कर रखा है। 58 की जब हम बात करें, इसमें मेनली सब सारे डेफिनेशंस दे रखे हैं। ये सेक्शन जो है ये आपको बताएगा मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज की टाइप्स क्या है, मॉर्गेज के एसेंशियल्स क्या है, ये सारी चीजें ये, और मॉर्गेज से रिलेटेड जो टर्म्स है, द नेसेसरी टर्म्स जो समझना जरूरी है इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो सारा कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन 58 बताएगा, क्लियर करेगा। तो सेक्शन 58 देखिए, 58 किस बारे में क्या क्या कह रहा है। सेक्शन 58 कहता है मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड डिफाइंड। 3 4 5 टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है, उसके बाद पार्टी जो है मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, ये क्या होता है। जैसे हमने सेल में देखा कि 2 पार्टी थी, सेलर और बायर या परचेसर, वैसे ही मॉर्गेज की जो पार्टीज है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, ये कौन होते हैं। मॉर्गेज मनी किसे कहते हैं और मॉर्गेज डीड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए क्लॉज ए सबसे पहले, अब मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो ध्यान से सुनते जाइएगा। इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ किस चीज की बात की गई है, ओनरशिप नहीं, पोजेशन नहीं, क्लियरली क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इन स्पेसिफिक इनमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस or to be advanced by way of loan and existing or future debt or for the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि मॉर्गेज है क्या, मॉर्गेज एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो हमने जब ओनरशिप समझेगी, ओनरशिप क्या होते हैं, तो हमने देखा भाई ओनरशिप कौन कहते हैं, ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, यानी क्या मतलब है कि मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका टाइटल है, उसके पास मल्टीपल राइट्स होते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या हो सकते हैं, राइट टू पोजेशन, पोजेशन उसमें, ठीक है, राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को चाहे डिस्पोज ऑफ कर दे, राइट टू पार्टीशन, उसका पार्टीशन कर दे, राइट टू एंजॉयमेंट, उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करे, राइट टू इन बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट, उससे जो बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट आएंगे वो भी उसके। ये सारे बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो सारे राइट्स किसके पास होते हैं, ओनर के पास। जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास ये सारे राइट्स हैं। अब देखिए जब हम सेल की बात करते हैं, वहां पे हमने क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक चला गया ए से बी, ए ने बी को जब प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी का सेल हो गया,
तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, मतलब मालिकाना हक जो अब तक ए के पास था वो अब बी के पास चला गया, विच ऑल्सो मीन्स कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने राइट्स थे, जितने राइट्स एंड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के सारे ट्रांसफर हो गए। अब ए के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बी के पास है, जो भी राइट्स है उस प्रॉपर्टी से। लेकिन जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं, लेकिन क्लियरली लिखा है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे बात ओनरशिप की या पोजेशन की ही नहीं गई है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक फायदा जो उससे इनकर होगा उसको ट्रांसफर किया गया है। मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए जो बेनिफिट्स आएंगे उससे, जो इंटरेस्ट है उसका सिर्फ ट्रांसफर करना इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है, जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जैसे जमीन है, कोई लैंड है, ठीक है, लैंड पे है बहुत सारे ऐसे पेड़ जो कि फ्रूट्स जिनसे आता है, उसको बेच देना, ठीक है, उसके उसको बेच के उससे पैसे कमाना, क्या हो गया? इंटरेस्ट है, बेनिफिट है। तो यही चीज कह रहा है कि भाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफर करना इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ, देखिए पर्पस भी स्पेसिफाई कर रखा है, क्या क्या? फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एडवांस, कोई लोन है उसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द, इन चीजों को सिक्योर करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे किन पर्पसेस के लिए? या तो किसी पेमेंट, किसी ट्रांसफर को, किसी लोन को सिक्योर करने के लिए, मतलब लोन में सिक्योरिटी के तौर पे किसी से लोन लिया, उसमें सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, कोई करंट डेट या तो चल रही है या बाद में लेना है, ठीक है, उसके लिए कोई लोन है, कोई डेट है, या परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, कोई चीज करनी है, कोई काम करना है जिसके लिए अगर नहीं करने पे उससे पिक्यूनरी लाइबिलिटी आएगी। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, ए बी दो पार्टीज है, यहाँ पे क्या हुआ कि ए जो है उसे बी के लिए मान लीजिए शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने थे, ठीक है, शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने थे, बी के लिए ए को करना था। अब ए ने क्या किया भाई, ऐसा है, कहा है कि ठीक है शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके लिए इसने अपने लैंड को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया कि अगर मैं आपको ये नहीं दे पाता हूं, ठीक है, इसका पूरा कॉस्ट मान लीजिए 20 लाख रुपए आ रहा है, पूरा जो कॉस्ट आएगा वो 20 लाख रुपए आ रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर ऐसा है कि मैं आपका काम नहीं कर पाता हूं तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, मतलब शॉप्स कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कोई एंगेजमेंट है, कोई टास्क दिया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट गिविंग राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, एंगेजमेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स, टास्क जो है। नहीं कर पाने के केस में लाइबिलिटी क्या है? अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, नहीं दे पाया तो आप मेरी जमीन अपने पास रख लेना, जो लैंड थी उसको मॉर्गेज कर दिया, अपने इस चीज को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर करने का क्या मतलब है? सिक्योरिटी के तौर पे। तो वही कोई लोन है, कोई डेट है, या कोई ऐसा काम है जिसमें, जिससे कि पिक्यूनरी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है उसे ही मॉर्गेज कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। इंटरेस्ट को ट्रांसफर क्या मतलब? मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो नहीं रही है, ओनरशिप थोड़ी हो रही है, वरना वो तो सेल हो जाएगा, पोजेशन भी नेसेसरली नहीं जा रहा है। हो सकता है कह रहे कि भाई ठीक है, आप आपको जब तक मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, पूरे पैसे नहीं चुका देता हूँ, तब तक इस लैंड से जितना भी आपको इंटरेस्ट निकल रहा है, जो भी बेनिफिट्स इसके आ रहे हैं, आप इसमें जो भी प्रोड्यूसेस आ रहे हैं उसको सेल करके आप इंटरेस्ट से काटते रह सकते हो, या जो रेंट मिल रहा है उसको तब तक लेके रख सकते हो, जो भी चीज है। बस यही कह रहा है कि मान लो प्रोड्यूसर्स हैं इस लैंड पे जो आ रहे हैं, ठीक है, तो जब तक मैं आपको आपका पूरा ड्यूज चुका नहीं देता तब तक आप इससे जो भी बेनिफिट्स आ रहा है प्रोड्यूसर्स को बेच के जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उससे अपना इंटरेस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो, तब तक रखो। और इन केस तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ना पोजेशन दी गई, ना ओनरशिप दी गई, लेकिन एक राइट दिया गया। वो राइट क्या है कि भाई जब तक मैं पैसे नहीं देता हूं तब तक उससे जो बेनिफिट आ रहा है प्रोड्यूसर्स बेचो, आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आप रख लो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का यही मतलब है।
आप कोई बेनिफिट, कोई राइट सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो, यही कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, किस पर्पज से? सिक्योरिटी के तौर पे, टू सिक्योर, सिक्योरिटी के तौर पे, किस लिए? अपने किसी लोन को, किसी डेट को, या किसी परफॉर्मेंस को जिससे कि पिक्यूनरी लायबिलिटी अराइज हो रही है, उसको सिक्योर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। अभी देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजिंग होगा आई एम श्योर, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज वी गो अलोंग चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो ये है, देखिए अभी इसमें पार्टीज क्या क्या है हमने देखा। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, ठीक है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी क्या है? देखिए ट्रांसफर इज कॉल्ड द मॉर्गेजर एंड ट्रांसफरी इज कॉल्ड मॉर्गेजी। मतलब ए है और बी है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए ने बी से लिए 20 लाख रुपए। ए इज दिस पर्सन एंड बी, ए ने बी से 20 लाख रुपए लिए, ठीक है, मतलब बी ने पैसे दिए। अब जिसने पैसे लिए वो कौन हो गया? वो हो गया डेटर। जिसने पैसे दिए वो हो गया क्रेडिटर। ये तो हो गया पैसे की बात, ठीक है, लेकिन कोई पैसा ऐसे ही क्यों देगा भाई? आप सिक्योरिटी दो कि अगर वो नहीं चुका पाए तो क्या बैंक भी सिक्योरिटी देता है जब वो लोन देता है? तो बस वही है कि भाई जिसने पैसे लिए हैं, जो डेटर है वो क्या करेगा? सिक्योरिटी। ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। ये जो पर्पस था कि भाई एडवांस ऑफ लोन या फ्यूचर एग्जिस्टिंग डेट या परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट, ये था, तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे लोन की बात करी। अब प्रॉपर्टी ए के पास जो है एक लैंड है, एग्रीकल्चरल एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड को इसने बी को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कह के लैंड, ए ने बी को लैंड ट्रांसफर कर दिया, ये कह के कि भाई ऐसा है, जब तक मैं आपको पैसे पूरे नहीं चुका देता हूं, इससे जो इंटरेस्ट आएगा तब तक आप जो भी इसके प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके प्रोड्यूसर्स आते हैं तो आप इसको बेच के और इंटरेस्ट कम से कम सेट ऑफ करते रहना जब तक मैं आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पूरा पेमेंट नहीं कर देता, ठीक है। अब बी जो था वो क्रेडिटर था, उसने ए को पैसे दिए। यहाँ पे ए ने इस लोन के को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे अपने लैंड उसको दे दिया सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरर है, इसे कहते हैं मॉर्गेजर। और जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसे कहते हैं मॉर्गेजी। मतलब जो ट्रांसफरर है वो मॉर्गेजर है। ट्रांसफरर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो जो ट्रांसफरर है उसे ही हम कहेंगे मॉर्गेजर। और जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसे प्रॉपर्टी मिली है, वो हो गया कौन? मॉर्गेजी। सो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई एक इंसान दूसरे से पैसे ले रहा है या उसके कोई काम करने के लिए जिससे कोई फ्यूचर लायबिलिटी अराइज हो रही है, किसी भी ऐसी चीज के लिए उस पर्पस को इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे ट्रांसफर, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर देता है। वो कहता है कि भाई ऐसा है कि जब तक आप इसे सिक्योरिटी के तौर पे रखो, इस या तो डेट है, लोन है, जो भी है, उसके लिए आप सिक्योरिटी के तौर पे इसको रखो। तो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो हो गया मॉर्गेजर। जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, जिसने पैसे दिए थे, वो कौन हो गया? मॉर्गेजी। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं मॉर्गेज। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड मॉर्गेज मनी। जितना, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था, इसमें 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए लिए थे, साथ में इसी क्या किया? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इसे सेट ऑफ करते रहना जब तक मैं प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हें पूरा दे नहीं देता। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साथ में जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरा मिला के, मान लीजिए इस पे कितना हो रहा है? 2 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है, 20 लाख लिया था, प्लस कुल मिला के जब तक वो सेट ऑफ नहीं करता है 2 लाख का इंटरेस्ट आता है, पूरा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 22 लाख जो रुपए हुए, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट आ रहा है, जिसके लिए मॉर्गेज किया गया, उसे कहते हैं मॉर्गेज मनी। जिसके लिए पूरा प्रोसेस किया गया है मॉर्गेज का, उसे मॉर्गेज मनी कहते हैं। और लास्ट है मॉर्गेज डीड।
द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। अब इंस्ट्रूमेंट बाय विच का क्या मतलब है, जैसे हमें पता है कि हर चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट क्या होती है, सेल करना है तो आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा, इंस्ट्रूमेंट उसे ही हम कह रहे हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये ट्रांसफर इफेक्चुएट किया जाता है, ये ट्रांसफर इफेक्ट में आता है, ये मॉर्गेज किया जाता है, सेल के लिए भी होता है, अग्रीमेंट उसका भी होता है, वहां भी डीड बनती है सेल परचेज की। वैसे ही यहाँ पे मॉर्गेज को इफेक्चुएट करने के लिए, मॉर्गेज को इफेक्ट में लाने के लिए जो डीड तैयार की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, उसे कहते हैं मॉर्गेज डीड, द लीगल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जिससे मॉर्गेज किया जा रहा है। मतलब भाई सच एंड सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी थी ए वाइज ए बी सी इंसान की, उसमें ये इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर किया गया है इन एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग, वट एवर मनी और वट एवर वर्क हैज टू बी डन, जो भी है इस चीज के लिए इतने, इसकी सिक्योरिटी के तौर पे ये लैंड में ये इंटरेस्ट ट्रांसफर किए गए हैं, इसे ही मॉर्गेज कह रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब एक इंसान है, ठीक है, जिसने कोई काम करना है, कोई काम करना है किसी के लिए, या रफली लेते हैं नॉर्मली मॉर्गेज जो है वो क्या हो जाता है, वो पैसे के लिए होता है, ठीक है। आपने पैसे किसी से लिए, उस पैसे को, उस डेट को, उस लोन को सिक्योर करने के लिए, यानी सिक्योरिटी के तौर पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी उसमें कोई इंटरेस्ट उसे ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट क्या है, मतलब कोई फायदा, कोई बेनिफिट जो अराइज होगा उसमें से। यहाँ हम पोजेशन की और ओनरशिप की दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई उसमें जो इंटरेस्ट, कोई जो बेनिफिट आ रहा है उसे, उसकी बात की जा रही है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में उसे ट्रांसफर कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं मॉर्गेज, और जिस पर्सन ने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर जो है उसे कह रहे हैं मॉर्गेजर, जिसे ट्रांसफर किया गया उसे कह रहे हैं मॉर्गेजी। और जो पूरा पैसा इन्वॉल्व है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट जो डेट के तौर पे लिया गया प्लस जो इंटरेस्ट अक्रू होगा, वो कुल मिला के उसे कह रहे हैं मॉर्गेज मनी। साथ ही साथ ये मॉर्गेज का प्रोसेस जिस जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गवर्न किया जाएगा, इफेक्चुएट किया जाएगा, उसे मॉर्गेज डीड कह रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट मॉर्गेज का। अब आगे आते हैं इसके टाइप्स पे। देखिए इसके एसेंशियल्स क्या क्या हो गए, पहले तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा, ठीक है, मॉर्गेज के जा रहे हैं यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पोजेशन और ओनरशिप की बात की ही नहीं गई है, कोई इंटरेस्ट से ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बट ट्रांसफर ऑफ सम राइट्स। वही मैंने कहा, कोई राइट ट्रांसफर किया गया है, कोई जो बेनिफिट्स अक्रू होंगे वो आप रख सकते हो, जो रेंट आएगा वो आप रख सकते हो, या आप उसे बेच के जो भी आपका निकलेगा इंटरेस्ट उसे सेट ऑफ कर लो, कोई एक तरीके का कोई राइट से ट्रांसफर किया गया, उसे ही ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, किस पर्पस के लिए, सिक्योरिंग अ डेट, आपने कोई पैसे लिए हैं, कोई डेट लिया है, उसमें सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। और साथ ही साथ राइट ऑफ रिडेम्पशन, अब ये राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है ये समझते हैं। द मॉर्गेजर हैज राइट टू रीगेन द इंटरेस्ट अपॉन फुल रीपेमेंट, ये होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई ए है, इसने बी से 20 लाख रुपए लिए, ठीक है, 20 लाख रुपए लिए, इसके बदले इसने सिक्योरिटी के तौर पे अपना लैंड इसे दे दिया, ठीक है, ये कौन हो गया, ये हो गया मॉर्गेजर, ये कौन हो गया, ये हो गया मॉर्गेजी, जिससे ट्रांसफर किया गया वो मॉर्गेजी। अब इसने जो ट्रांसफर किए है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें उस प्रॉपर्टी में जो उसने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसने क्या किया, उसने कहा है कि इस लैंड से जो भी इसके प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, इसको सेल करके आप तब तक अपना इंटरेस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई मॉर्गेज की बात। अब जिस मोमेंट इसमें पूरे 20 लाख रुपए चुका दिए, राइट ऑफ रिडेम्पशन देखिए क्या है, जिस मोमेंट ए ने पैसा, ए ने लैंड क्यों दिया था, सिक्योरिटी के तौर पे दिया था कि भाई तुम मेरे पैसे ले रहे हो, मैं तुमसे पैसे ले रहा हूं, तो मेरी प्रॉपर्टी तब तक आप सिक्योरिटी के तौर पे इसके ये राइट्स अपने पास रखो, ठीक है। जिस मोमेंट पूरे पैसे ए जो है वो बी को चुका देगा, मतलब मॉर्गेजर वो पूरे पैसे जो मॉर्गेज मनी है, वो पूरी मॉर्गेज मनी मॉर्गेजी को दे देगा, पूरे पैसे पूरे 20 लाख रुपए दे देगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद, पूरा पेमेंट करने के बाद, मॉर्गेज मनी जब क्लियर कर दी गई उसके बाद, मॉर्गेजर जो है इसके पास एक राइट आता है जिसे कहते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ रिडेम्पशन। पूरा
पूरी मॉर्गेज मनी जो है वो देने के बाद, मॉर्गेज मनी मतलब जो डेट लिया था वो डेट पूरा क्लियर कर दिया मॉर्गेजर ने, मॉर्गेजी को पूरे पैसे दे दिए। जब पूरा डेट क्लियर कर दिया उसके बाद मॉर्गेजर के पास एक राइट अराइज होता है जिसे कहते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। अभी राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? रिडेम्पशन वर्ड जो है वो जिस वर्ड से बना है वो है रिडीम। रिडीम रिडेम्पशन वर्ड जो है वो रिडीम वर्ड से बना है। ठीक है, रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है रीगेन करना, वापस पाना। राइट ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन वर्ड जो है वो वर्ड बना है रिडीम वर्ड से। रिडीम का मतलब होता है वापस पाना, रीगेन करना। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है ये हमेशा मॉर्गेजर का राइट होता है, जो कि ये कहता है कि जिस मोमेंट, जैसे ही वो मॉर्गेज मनी पूरी मॉर्गेजी को दे देगा, मतलब जितना डेट था वो डेट पूरा क्लियर कर देगा, उसके पास ये राइट आ जाता है, राइट टू रिडेम्पशन, राइट टू रिडीम आ जाता है। राइट टू रिडेम्पशन क्या कहता है कि भाई मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए, अब मेरी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट था वो मेरा हुआ, मुझे वापस कर दो। तो मतलब जो प्रोड्यूसर्स का अब तक का राइट बी का था कि भाई ठीक है इस प्रोड्यूसर्स को सेल करके आप अपना इंटरेस्ट जो है वो सेट ऑफ करो, अब ये खत्म। 20 लाख पूरे दे दिए, अब इसका कोई राइट नहीं है। अब इसके प्रोड्यूसर्स को ए जो भी करे, इसे फेंक दे, इसे किसी को दे दे, इसे बेचे, जो भी करे, ये राइट अब ए का हो जाएगा। यानी किसका? जिसने पैसे लिए थे, जो मॉर्गेजर था, जिसने जो ट्रांसफर था, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, उसके पास ये राइट आ जाता है कि प्रॉपर्टी उसे अब, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था वो इंटरेस्ट उसे अब वापस मिल जाए। उसका राइट जो उसने दिया था, इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली एक तरीके का राइट है, कोई भी एक राइट उसने दे रखा था। तो बस पूरा पैसा क्लियर किया और राइट टू रिडेम्पशन कहता है कि भाई अब उसका ये हक जो उसने ट्रांसफर किया था उसके पास वापस आ गया। अब तुम जो इसे बेच के इंटरेस्ट कमा रहे थे, जो इंटरेस्ट सेटअप करके पैसे कमा रहे थे, अब तुम्हारा खत्म, अब वो मेरा हो गया। The moment I clear your mortgage money, the moment I clear the debt, right to redemption आ जाएगा मेरे पास। मतलब अब रीगेन कर सकता हूँ मैं मेरे उस इंटरेस्ट को जो मैंने ट्रांसफर कर रखा था तुम्हें एज सिक्योरिटी। यही है राइट टू रिडेम्पशन। राइट टू रिडेम्पशन जो है वो मॉर्गेजर का राइट है, और रिडेम्पशन वर्ड जो है वो रिडीम से बना है। रिडीम वर्ड का मतलब होता है वापस पाना, रीगेन करना। इसका मतलब ये कि जिस मोमेंट मॉर्गेजर जो है, यानी जो डेटर है जिसने पैसे लिए हैं, मॉर्गेजर वही है, तो मॉर्गेजर अपने पूरे डेट को क्लियर कर देता है, पूरे पैसे चुका देता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके पास एक राइट टू रिडेम्पशन अराइज हो जाएगा उसी मोमेंट। जिसका मतलब ये है कि जो राइट्स उसने अपने ट्रांसफर किए थे मॉर्गेजी को, अब वो उसे उन्हें वापस ले सकता है। अब ये, अब those rights will no longer belong to the mortgagee but to the mortgager। अब उसे वो राइट्स वापस मिल जाएंगे। यही है राइट टू रिडेम्पशन। ये तो था बेसिक कि भाई मॉर्गेज होता क्या है, इससे रिलेटेड टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मॉर्गेज और मॉर्गेजी। पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आगे की चीजें क्लियर हो। पार्टीज क्या होती हैं, इनके जो अमाउंट है उसे क्या कहते हैं, और एसेंशियल्स क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं टाइप्स पे। देखिए अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 58, ये हमें बताता है कि 6 तरीके का मॉर्गेज होता है। मतलब टाइप जो, जैसे सेल के कोई टाइप नहीं है, क्यों क्यों नहीं टाइप? क्योंकि भाई सिंपली वो तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो ही रहा है, पैसे दो और ओनरशिप ले लो, यही है सेल। लेकिन मॉर्गेज में जिस तरीके से किया जा रहा है उसके फॉर्म्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके के मॉर्गेज होते हैं, जो 6 टाइप के होते हैं। सेक्शन 58 हमें 6 अलग अलग टाइप के मॉर्गेजेस के बारे में बताता है। पहला सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तीसरा usufructuary mortgage, fourth English mortgage, fifth mortgage by deposit of title deeds, and the last anomalous mortgage। अब देखिए ये जो है लास्ट वाला, ये सबसे इजी है। ठीक है, एक एक करके शुरू करेंगे, पर एक बार फिर से इसके जो सेक्शन 58 ही हमें बता रहा है कि 6 अलग अलग टाइप्स है, उसके फॉर्म्स के बेसिस पे, मतलब किस तरीके
मॉर्गेज किया गया है उसकी क्या एसेंशियल्स है, उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तीसरा यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, फोर्थ इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एंड सिक्स अनॉमलस मॉर्गेज। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन क्या है। देखिए सबसे पहले सब क्लॉज बी, ए ने हमें बताया ये जो टर्म्स जितने लिखे हुए हैं इन सबका मतलब मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेज मनी क्या है एंड मॉर्गेज डीड क्या होती है। ठीक है, सब क्लॉज बी जो है अब बता रहा है पहले टाइप ऑफ मॉर्गेज जो कि है सिंपल मॉर्गेज, वो क्या होता है। वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मतलब बिना मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर किए हुए। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या क्लियरली लिख रहा है कि भाई सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी के पोजेशन की डिलीवरी नहीं हो रही है। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। ए है, ठीक है, बी है, इसमें मान लीजिए यही सेम एग्जांपल लेते हैं 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए दिया है। अब इसी एग्जांपल से सारे एक एक करके सारी चीजें समझते हैं हम। फर्स्ट टाइप सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या कह रहा है, देखिए सिंपल मॉर्गेज कह रहा है हमें कि भाई ऐसे टाइप ऑफ मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हो रहा है। हमने देखा कि मॉर्गेज फिर क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, आप पोजेशन दे दो, पोजेशन ना दो, कोई स्पेसिफिक राइट दे दो, जो भी करो आपकी मर्जी, किस तरीके से इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो। ये जितने टाइप्स हैं, जो हम 6 टाइप्स हमने देखे, जो हम आगे इसके एक एक को समझेंगे डिटेल में, ये 6 टाइप्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है उस हिसाब से कैटेगराइज किए। क्योंकि देखिए मॉर्गेज मनी इन्वॉल्व है ही है, ठीक है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी है, ये सारी चीजें तो कॉमन है, और पैसा लेना, डेट लिया जा रहा है, ये भी, ये चीजें तो कांस्टेंट है, ये तो है ही, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज मनी इन्वॉल्व है, मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। एक डेट है उसको सिक्योर करने के लिए किया जा रहा है, इतना कांस्टेंट है। जो चीज बदल सकती है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, इस इंटरेस्ट को किस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, इसी के बेसिस पे ये 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है। सिर्फ उसी एक फैक्टर के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, क्योंकि एज वी गो अलोंग आप समझोगे कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किस किस तरीके से हो रहा है, कैसे अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, और उसी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन हो गई है। जैसे पहला सिंपल मॉर्गेज कह रहा है कि भाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि पोजीशन डिलीवर किया जाए। यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में कोई डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं है, पोजीशन नहीं डिलीवर किया जा रहा है। और मॉर्गेजर क्या कर रहा है, मॉर्गेजर यानी द वन हु टेक्स द मॉर्गेज मनी, द वन हु टेक्स द डेट, द वन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर्स द इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जिसने पैसे लिए, जिसने डेट लिया, मॉर्गेज मनी ली, तो उसने क्या किया कि दैट पर्सन पर्सनली बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द मॉर्गेज मनी। जैसे 20 लाख रुपए थे, यहाँ पे ए ने मान लीजिए सिंपल मॉर्गेज की तरफ बात करें, सिंपल मॉर्गेज में ए ने कहा कि भाई ऐसा है, इनका जो मॉर्गेज डीड बना, मॉर्गेज डीड क्या होती है, हमने देखा कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे मॉर्गेज इफेक्चुएट किया जा रहा है, सारे कंडीशंस तो यही लिखे होते हैं कि इस तरीके से गवर्न किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने इस तरीके का डीड बनाया जिसमें ये चीज लिखी हुई है। ए ने कहा कि ऐसा है कि मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं ट्रांसफर होगा, मतलब मेरी प्रॉपर्टी का अधिकार आपको पजेस करने का, उसको होल्ड करने का अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, उसका पोजेशन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आई माई सेल्फ, मैं खुद को बाइंड करता हूं, मैं आपके पैसे चुकाऊंगा। मॉर्गेज मनी जो है, जो 20 लाख रुपए है, ये मैं आपको चुकाऊंगा, ए बाइंड्स हिमसेल्फ, मैं आपको आपके पैसे चुकाऊंगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपके पास नहीं जाएगा। एंड अग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे, और अगर मान लीजिए मैं पेमेंट नहीं कर पाया, ये सारी चीजें मॉर्गेज मनी में लिखी है, ये सब ओरल नहीं हो रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। मॉर्गेज डीड में लिखा है कि भाई ए जो मॉर्गेजी है, सॉरी मॉर्गेजर है, और बी जो है वो मॉर्गेजी है। तो इसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं आपको 20 लाख रुपए जो मॉर्गेज मनी है मैं आपको खुद चुकाऊंगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इन केस मान लीजिए फेलियर हो गया मेरे पार्ट में, मतलब इन केस मान लीजिए मैं पैसे नहीं दे पाया, तब the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in the payment of the mortgage money. The transaction is called as simple mortgage and mortgage is simple mortgagee. और मान लीजिए कि मैं अगर पैसे नहीं चुका पाया,
ठीक है, लिखा है इन द इवेंट ऑफ फेलियर। पहले तो ए कि मैं खुद को ही बाइंड कर रहा हूं कि मैं आपको सारे पैसे खुद चुका दूंगा, आपको इसके लिए पोजीशन नहीं मिलेगा, मैं पोजीशन नहीं दे रहा। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि डिफॉल्ट के केस में किसी वजह से आपको पैसे नहीं चुका पाया, तो तब क्या करोगे आप? जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज की है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है, आप उसको बेच सकते हो। कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, आप उसे बेच सकते हो। एंड the proceeds of the sale to be applied so far as may be necessary in the payment of mortgage money, और जितने पैसे मिलेंगे उससे आप जो डेट अमाउंट है, मतलब जो मॉर्गेज मनी है, उसे सेट ऑफ कर सकते हो। इस चीज को, इस प्रोसेस को, इस टाइप के मॉर्गेज को सिंपल मॉर्गेज कह रहे हैं। अब मान लो कि जो इसमें ट्रांसफर तो प्रॉपर्टी हुई नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई पोजेशन नहीं दिया गया है। इसमें क्या था, हमने देखा सिंपल मॉर्गेज में कोई डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हो रहा है, जो मॉर्गेजर है वो क्लियरली कह रहा है देयर इज नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, आई माई सेल्फ पर्सनली, मैं आपको आपके पैसे चुका दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन अगर फेलियर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं चुका पाया, डिफॉल्ट हो गया किसी भी वजह से, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। ये सारी चीजें डीड में लिखी हुई हैं। आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच के अपना मॉर्गेज मनी जो है उसे सेट ऑफ कर लेना। अब मान लो कि जब प्रॉपर्टी उसने बेची, अगर इसने पेमेंट कर दिया, सिनेरियो वन क्या हो सकता है, मॉर्गेज मनी पेड, ठीक है, मॉर्गेज मनी पेड कर दी। अब अगर मॉर्गेज मनी जो मॉर्गेजर ने ले रखा है, ए ने 20 लाख रुपए, उसने बी को 20 लाख दे दिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तुमने पैसा चुका दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ही पास है, पोजीशन तो है ही, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट कोई ट्रांसफर किया ही था, पोजीशन उसी के पास था। लेकिन अगर फेलियर हो गया, नहीं दे पाया 20 लाख रुपए, ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, एमएम नॉट पेड या डिफॉल्टेड लिखिए, नॉट पेड नहीं, मतलब मॉर्गेज मनी जो है उसका डिफॉल्ट हो गया। अब डिफॉल्ट होने के केस में क्या, मॉर्गेज मनी जो थी वो डिफॉल्ट हो गई, मतलब मॉर्गेजर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया मॉर्गेजी को। इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि इनका जो डीड है वही ये कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही कह रहा है कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है, आपका राइट है, आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। पोजेशन नहीं मिला था, लेकिन आपका राइट तो है, आप इस चीज को बेच सकते हो। प्रॉपर्टी बेची इसने, ठीक है, एक की जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी उसने बेच दी। बेचने के बाद मान लीजिए 40 लाख रुपए मिले, तो ये तो मॉर्गेज मनी जो है उससे ज्यादा है। मॉर्गेज मनी से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी के सेल करने के बाद जो मॉर्गेज मनी है उससे ज्यादा प्रोसीड्स मिलते हैं, तो पहले जो मॉर्गेज मनी है उसको तो सेट ऑफ किया जाएगा। पहले तो मॉर्गेज ही क्या करेगा, 20 लाख अपने सेट ऑफ करेगा उससे, उसके बाद के जो 20 लाख बचे, मान लो 20 लाख में इंटरेस्ट लगा के इसका कुल 22 लाख हो रहा था, ठीक है, तो 22 लाख अपने पास रख लिए, वो तो सेट ऑफ हो गया उसका जो भी मॉर्गेज मनी था। इसके बाद के जो रिमेनिंग 18 लाख है उसको वो क्या करेगा, वो मॉर्गेजर को दे देगा। एडिशनल जो भी अमाउंट आएगा, प्रोसीड्स आएंगे सेल से, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से, उसका क्या हो जाएगा, मॉर्गेजर को पे कर दिया जाएगा, वो अमाउंट दे दिया जाएगा। यही है पहला टाइप जो कि है सिंपल मॉर्गेज। देखिए इसके क्या क्या फीचर्स है। नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, हमने देखा डिलीवरी ऑफ पोजेशन मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन, इन फेवर ऑफ द मॉर्गेजी, वो डीड में लिखा है, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है, डिलीवर नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे, मैं चुकाऊंगा आपको पैसे, डोंट वरी, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। अगर पेमेंट कर दिया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो छूट गई, फ्री हो गई। अगर डिफॉल्ट हो गया तब क्या हो सकता है, मॉर्गेजी मस्ट अप्रोच द कोर्ट टू सेल द प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट के केस में यहाँ पे क्या होता है, मॉर्गेजी के पास राइट आ जाता है कि भाई ऐसा है कि वो जाए कोर्ट और उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि मॉर्गेज में ये चीज लिखी ही हुई है, मतलब जो डीड है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि इन केस ऑफ फेलियर आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, इसको सेल करके और जो भी आपका मॉर्गेज मनी है उसे सेट ऑफ कर लेना। तो उस केस में, डिफॉल्ट के केस में, द मॉर्गेजी विल गो टू द कोर्ट, कोर्ट जाएगा और कोर्ट कहेगा भाई ऐसा है, हमारा डीड आप देख लो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही यही, मतलब सिंपल मॉर्गेज था, तो उस प्रॉपर्टी का सेल किया जाएगा। सेल करने के बाद जो प्रोसीड्स आएंगे उससे मॉर्गेज मनी पहले तो सेट ऑफ की जाएगी, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस व्हाटएवर इंटरेस्ट, उसको सेट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो भी एडिशनल इफ एनी अगर कुछ है, जो भी एक्स्ट्रा,
वो मॉर्गेजर को दे दिया जाएगा। यही है पूरा सिंपल मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत इजी था, आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। इसमें क्या है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं है, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजीशन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेम चीज नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हर हाल में हो रहा है। इंटरेस्ट क्या है, कोई भी उसका राइट, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है, बस प्रॉपर्टी का पोजीशन मतलब उसको फिजिकली देना, ठीक है, पोजेशन नहीं दिया गया। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही रहा है, मॉर्गेज डीड में ये बात लिखी गई है, बस ये है कि आपको प्रॉपर्टी फिजिकली नहीं दी जाएगी। हाँ, डिफॉल्ट हो गया तो उसे बेच के आपका अपना जो भी आपका प्रोसीड आएगा उससे उसको सेट ऑफ कर लेना। और अगर डिफॉल्ट नहीं, पेमेंट कर देता तो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो फ्री हो जाएगी मॉर्गेज से। सेकेंड टाइप, सब देखिए क्लॉज सी में दे रखा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सेकेंड टाइप ऑफ मॉर्गेज जो कि बात करता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहां क्या होता है, यहां एक ऑस्टेंसिबल सेल होता है। ऑस्टेंसिबल मतलब हमने जब हम ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि ऑस्टेंसिबल मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल, एपरेंट, ठीक है। तो ट्रांसफर बाय कंडीशनल सेल में होता क्या है कि मॉर्गेज वाला प्रोसेस तो सेम है कि भाई डेट लिया गया, उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई, यहां तक तो सेम है, ठीक है, मॉर्गेज मनी के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई। अब जो डीड बनेगा उसमें ये चीज लिखी जाएगी कि भाई ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल सेल किया जा रहा है, मतलब अपरेंटली ये सेल है, ठीक है, लेकिन अगर पैसे मॉर्गेज मनी जो है वो मॉर्गेजी ने चुका दिए सारे, तब प्रॉपर्टी विल कम बैक टू द मॉर्गेजर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज मनी है वो मॉर्गेजर नहीं चुका पाया, मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ फेलियर टू पे, तब क्या होगा, ये जो ऑस्टेंसिबल सेल था वो एब्सोल्यूट सेल हो जाएगा। अब मतलब अभी तक वो सेल वर्चुअल है, वो एक्चुअली है नहीं, वो एपरेंट है, वो सेल की तरह दिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है इन द नेचर ऑफ ऑस्टेंसिबल सेल, ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट डिफॉल्ट हो गया, अगर डिफॉल्ट हो गया जब मॉर्गेजर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया मॉर्गेज मनी का, तब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी जिसका ऑस्टेंसिबल सेल था, यानी दिख रहा था सेल के जैसा, जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसा था कि जो दिख रहा था सेल के जैसा, पर एक्चुअल सेल वो था नहीं, लेकिन डिफॉल्ट के केस में वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी ओनरशिप पूरी की पूरी चली जाएगी किसके पास, मॉर्गेजी के पास। ये चीज डीड में लिखी हुई है। अब देखिए इसको समझते हैं, वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ऑस्टेंसिबली मतलब एपरेंट सेल ऑफ, जो एक्चुअल सेल नहीं है लेकिन इन द नेचर ऑफ सेल है, दिख रहा है उसके जैसा। कंडीशन क्या है, दैट कंडीशन क्या लगाई है, क्योंकि कंडीशनल सेल है तो मतलब क्लियरली सेल के पहले कोई कंडीशन लगाई गई है। ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। जो ऑस्टेंसिबल है, अभी तक जो एपरेंट है, जो सेल के जैसा है, वो अब एब्सोल्यूट हो जाएगा। मान लो ये डीड बनाई गई, ठीक है, ठीक है, डीड में ये चीज लिखी गई कि भाई ऐसा है, ऑस्टेंसिबल सेल होगा, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ओनरशिप ट्रांसफर की गई है पर नॉट एब्सोल्यूटली, मतलब वर्चुअली एपरेंटली वो दिख रहा है, एपरेंटली पूरा सेल कर दिया गया, डीड में लिखा गया है, बस। हाँ, इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो थ्योरेटिकली पूरा हो गया पर प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकल कब होगा, जब डिफॉल्ट हो जाएगा। नहीं होगा, अगर डिफॉल्ट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर पेमेंट क्लियर हो गया तो प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ जाएगी, उसके ओनर के पास, यानी जो मॉर्गेजर था। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये जो थ्योरी में लिखी हुई चीज है ये प्रैक्टिकल हो जाएगी, मतलब जो ऑस्टेंसिबल, जो एपरेंट सेल था वो अब एब्सोल्यूट हो जाएगा। बस यही है, डीड में लिख दिया गया ऑस्टेंसिबल सेल, ठीक है, मतलब थ्योरी में हो गई वो चीज। लेकिन अगर उसने पैसे पूरे क्लियर कर दिए, जो मॉर्गेजर था उसने जो मॉर्गेज मनी थी वो पूरी की पूरी दे दी, तब तो जरूरत ही नहीं है भाई, सेल की बात ही खत्म हो गई। जिस डेट पे देना था, जितना अमाउंट देना था मॉर्गेज मनी वो क्लियर कर दिया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अब मान लीजिए कि मॉर्गेजर अगर नहीं दे पाया पैसे, फेलियर हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तब ये जो थियरी में चीज थी, जो डीड पे लिखी हुई चीज थी, जो एपरेंट थी, अब वो रियल हो जाएगी, अब वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब अब एक्चुअल एब्सोल्यूटली ओनर कौन हो जाएगा इसका, जो मॉर्गेजी था वो ओनर हो गया, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, ओनरशिप उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सेल हो गया। तो मतलब अब जो इंटरेस्ट था उसका सिर्फ, अब वो कंप्लीटली प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। यही कहता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल।
ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। भाई कि अब भाई ये थियोरी में सेल हो चुका है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो अगर पेमेंट पूरा कर गया मतलब मॉर्गेज मनी पूरी चुका दी गई, तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है, ये थियोरी में जो सेल किया गया है, ये जो एपरेंट सेल है, ये वॉइड हो जाएगा। और on condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. The transaction is called mortgage by conditional sale, and the mortgagee is called and the mortgagee by conditional sale. देखिए इसके इसके क्या क्या एसेंशियल्स हो गए, क्या क्या मतलब एलिमेंट्स हो गए। ऑस्टेंसिबल सेल ऑफ प्रॉपर्टी, एपरेंट, अगर ऑस्टेंसिबल या एपरेंट कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी हो तो बस इस तरीके से इसे याद रखे जा सकते हैं कि थियोरी और प्रैक्टिकल, डीड में लिखा गई वो चीज, ठीक है। जैसे देखिए सिंपल मॉर्गेज में क्या था कि भाई डीड में चीज कहते कि तुमसे मैंने पैसे लिए, मैंने तुमको इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर किया, लेकिन पोजीशन नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, मैंने पैसे दे दिए तो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, नहीं दे पाए तो तुम इसको बेच के अपने पैसे, अपना जो मॉर्गेज बनी है उसे सेट ऑफ कर लेना, ठीक है। जब हम सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेल के मॉर्गेज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से डीड में ये चीज लिख दी गई कि ठीक है ऑस्टेंसिबली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है फॉर दिस मनी, मॉर्गेज मनी जो भी हो उसके लिए, लेकिन अगर मॉर्गेज मनी मॉर्गेजर ने पे कर दिया, क्लियर कर दिया पूरा, तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है, मतलब थ्योरी में जो लिखी हुई सेल है अभी, ये वॉइड हो जाएगा, यानी खत्म, अब इस सेल का कोई मतलब नहीं रहेगा, और ओनरशिप जो प्रॉपर्टी की है दैट विल गो बैक टू द मॉर्गेजर, जो ट्रांसफर था उसके पास चली जाएगी। और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ द डेट, जो मॉर्गेज मनी थी उसको क्लियर नहीं कर पाया, वहां पे डिफॉल्ट हो गया, तब क्या होगा, ये जो ऑस्टेंसिबल सेल था, ये जो आभासी सेल था, ये जो एपरेंट सेल था, जो थियोरी में सिर्फ था, अब ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंप्लीटली अब किसके पास साथ हो जाएगी, मॉर्गेजी के साथ हो जाएगी। सेल बिकम्स वॉइड ऑन पेमेंट, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, retransferred on payment, sale becomes absolute on default। अगर पेमेंट कर दिया गया तो वापस चली जाएगी प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास और वॉइड हो जाएगा सेल, लेकिन अगर नहीं हुआ तब एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि ओनरशिप कंप्लीटली मॉर्गेजी के पास ट्रांसफर की जाएगी। Provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which affects or purports to affect the sale। अब ये कह रहा है, ये जो प्रोवाइजो है वो ये चीज एक छोटा सा पॉइंट कह रहा है कि जैसे हम कंडीशनल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशनल है तो मतलब जो सेल की कंडीशन लगा रखी है भाई सच एंड सच डेट को क्लियर होगा, जैसे ठीक है इस डेट को अगर क्लियर कर दिया, इस डेट तक क्लियर कर दिया, तब तो वॉइड हो जाएगा सेल, अदरवाइज वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन लगा रखी है वो सेम डॉक्यूमेंट में, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, मतलब इसी एक डीड में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। कंडीशन जो है वो सेल की कंडीशन जो है, ये जो टर्म्स हैं ये भी इसी डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, अलग से नहीं होंगे, अलग से अगर लिखा है तो उसे सेल मान लिया जाएगा। तो सेम डॉक्यूमेंट में कंडीशंस ऑफ सेल जो है, एब्सोल्यूट होने के जो कंडीशंस हैं वो सेम मॉर्गेज डीड में ही लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ, दो तो क्लियर हो गया हमें, सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, दूसरा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरी टाइप की बात करते हैं जो कि है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। तीसरे टाइप का जो मॉर्गेज है उसे कहते हैं यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। तो थर्ड टाइप इज यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। अब यूसुफ्रक्चुअरी क्या होता है, यूसुफ्रक्चुअरी वर्ड जो है वो बना है फ्रूट वर्ड से, ठीक है, फ्रूट वर्ड से बना है। देखिए ये क्या होता है, where the mortgager delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखिए सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं था, सेकेंड वाले में हुआ कि ऑस्टेंसिबली सेल हो गया, मतलब टेम्पररी एक तरीके से कह लीजिए अपरेंटली कि सेल हो गया, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो गया, मतलब एक तरीके से टेम्पररी या अपरेंटली सेल हो गया, ठीक है, टेम्पररी नहीं अपरेंटली ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा। जो थर्ड टाइप है यूसुफ्रक्चुअरी, वो कह रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, जिसको दे के, जिसको सिक्योरिटी दे के मॉर्गेज मनी ली है, डेट लिया है, वो उसका पोजेशन डिलीवर किया जाएगा मॉर्गेजी को। मॉर्गेजर जो है वो पोजेशन डिलीवर करेगा मॉर्गेजी को, इसमें फिजिकली डिलीवर किया जा रहा है प्रॉपर्टी। एंड
authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property or for any part of such rent and profits and to appropriate the same in lieu of the interest or in payment of the mortgage money or partly in lieu of the interest or payment of the mortgage money. अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी एंड यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेजी. अब यहाँ क्या कह रहा है, सो यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज जो है इसमें ये कह रहा है कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया, ठीक है. मतलब मॉर्गेजर जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज मनी लिया उसके तौर पे प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ली उसका पोजेशन जो है वो मॉर्गेजी को दे दिया. मॉर्गेज मनी के एक्सचेंज में सिक्योरिटी रखी, सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी. अब उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर कर दिया है इस चीज के साथ ये कह के कि भाई ऐसा है, मान लो इसी यही से एग्जांपल लेते हैं. ए है, ये कौन है, ये हो गया मॉर्गेजर. ये है बी जिसने दिए हैं 20 लाख रुपए, ठीक है. ये हो गया कौन, मॉर्गेजी. अब ये जो यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज है इसमें ऐसा है, ए अपनी प्रॉपर्टी फिजिकली पोजेशन दे रहा है किसको, बी को. पोजेशन का ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है. साथ ही साथ क्या है, कह रहा है कि भाई ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इंटरेस्ट आएंगे, जो भी मतलब जैसे मैंने कहा था पहले एग्जांपल में देती कि प्रोड्यूसर्स को आएंगे तो आप उसे सेल करके जो भी सेट ऑफ करना है कर सकते हो. जो रेंट है, प्रॉफिट है, प्रोड्यूसर्स को सेल करके उसके प्रोसीड्स जो भी है, जो भी इससे बेनिफिट्स निकल रहे हैं उसको आप माइनस कर सकते हो मेरे इस टोटल मॉर्गेज मनी से. मान लो 20 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस अमाउंट में से उसे जो भी बेचोगे, जब आपकी जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मैंने मॉर्गेज की है, ठीक है, जिसको दे के मैंने आपसे पैसे लिए है, मॉर्गेज मनी जो ली है, आप इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जो भी रेंट आएगा या जो भी प्रोड्यूसेस आएंगे, जो भी बेनिफिट्स आ रहे, जो कुछ भी इनकर हो रहा है उससे आप उसको इन ल्यू ऑफ द पेमेंट और इंटरेस्ट, मतलब मॉर्गेज मनी जो है इससे उसको माइनस करते जाओगे. मतलब हर महीने मान लो 5,000 रेंट आ रहा है, ठीक है, कोई इसमें रह रहा है उसे 5,000 रेंट आ रहा है, जो उसको ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, ये दे रखा है जिससे 5,000 उसका पर मंथ रेंट आ रहा है या लीज पे दे रखी है, ठीक है. तो अब ये जो रेंट आ रहा है इसको आप हर महीने ये में जो मॉर्गेज मनी जो है इस मॉर्गेज मनी में से माइनस करते रहोगे. मतलब 20 लाख में से 5,000 माइनस, फिर 5,000 माइनस, फिर 5,000 माइनस, इसको आप कंप्लीटली माइनस करते चले जाओगे उसमें से. डिलीवर्स पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, पोजेशन डिलीवर हो रहा है एंड ऑथराइजेस हिम टू रिटेन सच पोजेशन. आप इस प्रॉपर्टी का पोजेशन तब तक रखना, मतलब मैं सिंपल मॉर्गेज में क्या था कि भाई पोजेशन नहीं दिया जा रहा था. देखिए डिफरेंस से समझ में आ जाएगा. सिंपल मॉर्गेज के ठीक उल्टा हो गया ये. सिंपल मॉर्गेज में था पोजेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको खुद आपके पैसे चुका दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सिंपल मॉर्गेज ये कह रहा था. लेकिन यूसुफ्रक्चुअरी कह रहा है कि इसके फ्रूट्स से, यूसुफ्रक्चुअरी का मतलब वर्ड मैंने बताया, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रूट्स. फ्रूट्स से माइनस करते जाओ इन ल्यू ऑफ, उसके एक्सचेंज में माइनस करते जाओ चले जाओ मॉर्गेज मनी में से. मतलब मैंने पोजेशन दे दिया है तुम्हें, तुम्हारे पास पोजेशन है, मॉर्गेजी के पास है, तो आप इसमें से जो भी बेनिफिट्स इनकर हो रहे हैं उसको डिडक्ट करते चले जाओगे मॉर्गेज मनी में से. और जब तक पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाती मॉर्गेज मनी तब तक इसका पोजेशन अपने पास रखो. यही है थर्ड टाइम. ये 20 लाख है, जैसे मैंने कहा इसका मंथली रेंट कितना है, 5,000 आ रहा है, ठीक है. तो भाई ये ने कहा कि आपको पोजीशन रखो जब तक आप पूरा अमाउंट 20 लाख रुपए सेट ऑफ नहीं हो जाते हैं इससे, तब तक पोजीशन रखो. ये मान लो अगर जितने टाइम बाद भी इसमें इंटरेस्ट है जो भी है सब लगा के अगर मान ली जितने टाइम बाद ये अगर से सपोज जितने भी साल बाद ये खत्म हो जाएगा, जब पूरा 20 लाख रुपए मान लो इंटरेस्ट है 2 लाख, तो हो गया टोटल 22 लाख. ये 22 लाख जब पूरा सेट ऑफ हो जाएगा तब इसका पोजेशन विल कम बैक टू द मॉर्गेजर, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. यही है यूसुफ्रक्चुअरी. यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कर दी गई है, पोजेशन डिलीवर हो गया है. और जो मॉर्गेजर है वो ये कह रहा है कि भाई इसका पोजीशन अपने पास आप रखो तब तक जब तक मॉर्गेज मनी पूरी सेट ऑफ ना हो जाए. एंड व्हेन वी से मॉर्गेज मनी इट इज नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एज वेल. सो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के जो भी अमाउंट हो रहा है मॉर्गेज मनी हो रही है,
जो रेंट आ रहा है, जो बेनिफिट्स इनकर हो रहे हैं इस लैंड से, वो भी सब आप इससे मॉर्गेज मनी से इसको सेट ऑफ करते, इसको डिडक्ट करते चले जाओ जब तक पूरी मॉर्गेज मनी जो है वो सेट ऑफ ना हो जाए। एंड वंस द अमाउंट इज मॉर्गेज मनी सेट ऑफ, देन द पोजीशन गोज बैक टू द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी यानी द मॉर्गेजर। मॉर्गेजी रिटेन्स रेंट्स प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है? मॉर्गेज मनी। इन लिeu ऑफ मतलब उसके एक्सचेंज में, यानी उससे डिडक्ट करके चला जाएगा। जितने समय बाद वो पूरा अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद पोजेशन चला जाएगा वापस मॉर्गेजर को। नो राइट टू स्यू फॉर सेल और फॉरक्लोजर। यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचने का, और फॉरक्लोजर एक टर्म है जो जब हम मॉर्गेज मॉर्गेज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बार बार आएगा, सो आई विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। पर फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं एक तरीके से फोरक्लोजर क्या होता है, इसे हम आराम से डिस्कस करेंगे। पर रफली अगर हम समझे, पोजेशन लेने के लिए सू करना, सूट फाइल करना, उसे हम राइट टू फोरक्लोजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी के पास ना ही प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट होता है, नो राइट टू सू फॉर सेल। प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकता, और फोरक्लोजर उसका पोजेशन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है ही है, अब कितना पोजेशन चाहिए उसे, तो वो भी नहीं कर सकता। Mortgagee simply stays in possession until debt is clear। तो जब तक पूरा मॉर्गेज मनी वो सेट ऑफ नहीं हो जाती है, तब तक उसका पोजीशन वो अपने पास रखेगा, और जब क्लियर हो जाएगी तो प्रॉपर्टी गोज बैक टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज जो है वो ये कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी का पोजीशन, इसकी डीड में ही ऐसी चीज लिखाएगी, डीड में इस तरीके से लिखाएगा द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू द मॉर्गेजी, एंड जो भी इससे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है हमें पता है, तो इंटरेस्ट में क्या है कि जो भी रेंट प्रॉफिट बेनिफिट्स जो भी इससे निकलेगा वो सारा आप मॉर्गेज मनी से डिडक्ट करते जाओगे जब तक पूरा मॉर्गेज मनी सेट ऑफ ना हो जाए। जब सेट ऑफ हो जाएगा तो प्रॉपर्टी विल कम बैक टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो मॉर्गेज है। नेक्स्ट टाइप इंग्लिश मॉर्गेज। अब ये इंग्लिश मॉर्गेज है, देखिए ये जो है ये टाइप ऑफ मॉर्गेज, ये बहुत इंडिया में अभी के टाइम में स्पेशली ये रेलेवेंट नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये यूज नहीं होता है वाइडली, यूज तो बिल्कुल भी नहीं, यूज भी नहीं होता है। सो ये है क्या? When the mortgager binds himself to repay the mortgage money, mortgager जो है वो कहता है कि भाई वो mortgage money जो है वो दे देगा on a certain date, and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of mortgage money as agreed। The transaction is called an English mortgage। अब इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर। एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब, जब हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर कह रहे हैं मतलब सेल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली कब ट्रांसफर किया जा रहा है? जब पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गया। पूरी तरीके से कब हो जाएगा? जब ओनरशिप दे दी, ओनरशिप दे दी तो सब कुछ दे दिया। और ओनरशिप कब दिला रहा है? जब सेल हो रहा है। तो जब हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर का यूज करते हैं टर्म, दिस रेफर्स टू द ट्रांसफर बाय सेल। ठीक है, तो इंग्लिश मॉर्गेज में होता क्या है? इंग्लिश मॉर्गेज में ये होता है कि भाई जो मॉर्गेजर है, ठीक है, मॉर्गेजर जो है वो, उसने पैसे लिए, मॉर्गेजी से पैसे लिए, अब वो क्या करता है सिक्योरिटी के तौर पे अपने प्रॉपर्टी को वो बेच देता है। मॉर्गेजी को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी, और जो डीड है उसमें कंडीशन ये लगाता है कि सच एंड सच डेट को वो मॉर्गेज मनी उतने तारीख तक वापस कर देगा, नहीं करेगा अगर तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी अपने पास रख लेगा। अगर कर दिया उसने तो द मॉर्गेजी विल सेल दैट प्रॉपर्टी रीट्रांसफर, मतलब फिर से वो उसको सेल करेगा मॉर्गेजर को। मतलब ए एंड बी, ये दो लोग हैं, बी ने इससे 20 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, ये कौन है? ये है मॉर्गेजर, ये है मॉर्गेजी। अब इंग्लिश ट्रांसफर में क्या है कि यहाँ पे जो इनकी डीड बनेगी, वो डीड में कुछ ऐसा लिखाएगा, ये कहेगा कि भाई ऐसा है कि आई गिव यू योर 20 लाख, जो भी मॉर्गेज मनी आपकी, बिफोर दिस एंड दिस, मतलब 3 साल के पहले जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो मॉर्गेज, जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है उसका एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है, मतलब सेल कर दिया इसने। मॉर्गेजर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर। कंडीशन क्या लगाता है लेकिन डीड में ये बात लिखेगा कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ है,
लेकिन बिफोर दिस अगर 3 साल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 साल लेते हैं, 3 साल के पहले 3 साल तक मैंने पूरे पैसे वापस लौटा दिए, मतलब मॉर्गेज मनी जो थी वो पूरा दे दिया, तो द मॉर्गेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मी। वो जो मॉर्गेजी है वो फिर से सेल करेगा, किसको? मुझे ही वापस वो प्रॉपर्टी लौटाएगा, मुझे ही वापस सेल करेगा वो। मतलब मॉर्गेजी फिर से मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी सेल करेगा। मैंने सिक्योरिटी के तौर पे दिया लेकिन सेल ही कर दिया है। सिक्योरिटी में ऐसा नहीं कि पोजीशन दिया, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट दिया, मैंने सिक्योरिटी ही दी लेकिन सिक्योरिटी में सेल ही कर दिया है। अब जब अगर मैं पैसे पूरी दे देता हूँ, मॉर्गेज मनी क्लियर हो जाती है, तो फिर द मॉर्गेजी विल सेल इट बैक टू मी। और इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर नहीं दे पाए तो सेल तो ऑलरेडी है ही है, तो आपके पास रहेगी वो प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, एब्सोल्यूटली ट्रांसफर करता है, मतलब क्या? सेल कर दिया। पर्सनल लाइबिलिटी टू पे ऑन अ स्पेसिफिक डेट की इतने तारीख तक या इतने तारीख को मैं पूरे पैसे चुका दूंगा। कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी इज रीट्रांसफर्ड अपॉन रीपेमेंट, सेल बैक टू द मॉर्गेजर। राइट टू सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यहाँ पे तो सेल करने का भाई कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, एक सेल तो हो ही चुका है, मॉर्गेजर से मॉर्गेजी को सेल ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा सेल कौन सा है? मॉर्गेजी से मॉर्गेजर का, जब अगर डिफॉल्ट हो जाए। ये हो गया फोर्थ टाइप। ये बहुत रैपिडली उस क्या बोलूं, ये यूज ही नहीं होता है इंडिया में। अब इंग्लिश मॉर्गेज जो है वो यूज नहीं होता है बिकॉज इसमें 2 बार सेल इन्वॉल्व है, तो पीपल प्रेफर इट नॉट टू गो थ्रू दिस वे ऑफ मॉर्गेज, दिस फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। तो ये अभी यूज नहीं होता है। सो दीज आर द 4 जो हमने अभी तक पढ़ा। पहला सिंपल मॉर्गेज, दूसरा कंडीशनल सेल, तीसरा यूसुफ्रक्चुअली, एंड फोर्थ इंग्लिश। बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये सबसे कॉमन है, ये सबको पता होगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देना, टाइटल डीड्स, टाइटल यानी ओनरशिप डीड्स यानी इंस्ट्रूमेंट, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख देना, दे देना, वो हो जाएगा मॉर्गेज बाय टाइटल, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसको क्या कहते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। Where a person delivers to a creditor or his agent documents of title to immovable property with intent to create a security thereon, the transaction is called a mortgage by deposit of title deeds. जब डॉक्यूमेंट्स दे दिए, टाइटल डीड्स दे दिया कि भाई मॉर्गेज मनी को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी के पेपर्स जब रख दिए, इंस्ट्रूमेंट जो था, जो डीड थी, टाइटल डीड्स थी, वो दे दी किसको? क्रेडिटर को, जो मॉर्गेजी है उसे दे दिया, तो एक उसे कहेंगे mortgage by deposit of title deeds। इसमें क्या होता है? delivering documents of title to the creditor with intent to create security। यहाँ पे फिजिकल पोजीशन नहीं गिरा रही प्रॉपर्टी की, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइटल डीड्स दे दिए, मतलब जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जाके किसको? मॉर्गेजी को दे दिया, क्रेडिटर के पास जमा कर दिया उसे। ये हो गया। ये सबसे वाइडली यूज मॉर्गेज का तरीका है, सबसे ज्यादा। अब श्योर ये सबने सुना होगा ये वाला कि प्रॉपर्टी पेपर्स रख के पैसे लेना। एंड द लास्ट एनोमलस। देखिए एनोमलस जो है वो है एटसेट्रा वाला प्रोविजन, जो एटसेट्रा होता है या अदर्स होता है, वही लिखा है। देखिए a mortgage which is not a simple mortgage, mortgage by a conditional sale, and usufructuary mortgage, and English mortgage, or mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anomalous mortgage। अब ये क्या है? ये जो है ये एटसेट्रा क्लॉज। ये क्या कह रहा है कि जब ऊपर के जो 5 टाइप्स हमने मॉर्गेज के पढ़े, कोई अगर मॉर्गेज है जो इनमें से किसी में नहीं फॉल कर रहा है, तो वो अनोमलस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हमने हर टाइप के मॉर्गेज के कुछ फीचर्स पढ़े कि इसमें ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है या नहीं होता है, या टाइटल डीड्स दिए जाते हैं, या फोरक्लोजर का राइट होता है, रिडेम्पशन का राइट होता है, जो भी है सबने हमने सब टाइप के एसेंशियल्स पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, कहिए एसेंशियल से बेटर है एलिमेंट्स पढ़े। अब अनोमलस जो है वो कह रहा है कि भाई कोई नए टाइप का मॉर्गेज हो जो इनमें से किसी में कवर नहीं हो रहा। जैसे मान लो सिंपल फीचर, सिंपल मॉर्गेज में क्या था कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हो, पोजीशन नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या कर दिया, उसमें उसको उसके साथ कुछ और मिक्स हो गया, जैसे कोई और किसी और टाइप के कोई फीचर्स को मिक्स कर दिए गए, जैसे उसमें कोई कंडीशन लगा दी गई, या कुछ भी ऐसा कोई और चीज मिक्स कर दी गई, कोई 2 टाइप के मॉर्गेज को मिक्स कर दिया गया, या अगर
मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे लोकल कस्टम से, जैसे लैंड लॉज वगैरह होते हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड लैंड लॉज होते हैं, उनको गवर्न करने के लिए उसमें कोई ऐसा कस्टम है जो किसी अलग तरीके से मॉर्गेज को इफेक्ट करने के लिए कहता है, तो ऐसा कुछ है जो इनमें से किसी में नहीं फॉल कर रहा है, किसी दो का मिक्सचर है या कंप्लीटली कुछ नया है जो इनमें नहीं फॉल कर रही कैटेगरीज में, उसे हम अनॉमलस मॉर्गेज कहेंगे। यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स, जैसे यूसुफ्रक्चुअल सिंपल मिला दिया, अब जैसे उसमें क्या डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं है लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, तो ये यही सारी चीजें हैं कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, अनॉमलस कहते हैं। सो ये हो गया सेक्शन 58 पूरा। सेक्शन 58 ने बताया कि भाई क्या है, सेक्शन 58 कह रहा है पूरा जो बेस है मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट का, जो पूरा पूरा बेस है अकेले सेक्शन 58 में कंप्लीटली दे रखा है। मॉर्गेज क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी दे रखा है। इसका सबसेक्शन 1 जो है वो सॉरी क्लॉज ए जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी क्या होते हैं, पार्टीज क्या है, देन मॉर्गेज डीड क्या होती है, मॉर्गेज मनी किसे कह रहे हैं, ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। इसके बाद यही सेक्शन हमें बता रहा है कि और क्या क्या टाइप के मॉर्गेज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, किस तरीके से किया जा रहा है, हाउ इट इज बीइंग इफेक्चुएटेड, किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, हाउ हैज इट बीन मेड, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस हिसाब से टाइप्स ऑफ मॉर्गेज को कैटेगराइज किया गया, जिसमें तो देखा 6 टाइप के मॉर्गेज है। कौन कौन से, सिंपल, ठीक है, दूसरा कंडीशनल सेल, तीसरा तीसरा क्या यूसुफ्रक्चुअली, फोर्थ क्या हो जाएगा इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ क्या है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एंड सिक्स्थ है अनॉमलस मॉर्गेज। ये 6 टाइप के मॉर्गेज होते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे, आई होप कि कॉन्सेप्ट तो पहली चीज समझ में आए, लेकिन एक टिप जो आई वुड सजेस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर कि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो, इट्स बेटर टू मेक इट अ चार्ट एंड अंडरस्टैंड। सो इफ यू मेक अ चार्ट ना, तो किसमें पोजेशन हो रहा है, किसमें डिलीवर हो रहा है, किसमें नहीं, किसमें किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसमें राइट्स दिए गए हैं क्या नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। लाइक हर कॉलम में आपको पता है कि अच्छा इसमें ये चीजें हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है, सो इट इज वेरी डिस्टिंक्टिव एंड वेरी इजी टू लर्न। दैट इज हाउ यू डू इट। Now, section 58 we have already covered, and we'll be starting with section 59 in the next lecture. So 59 बहुत easy, basically बस बताता है कि भाई किसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, किसमें नहीं कराना है, वो सारी चीजें दे रखी हैं। And with this we come to an end of this lecture, today's lecture. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एक सेक्शन था इसलिए मैंने आज एक ही वो रखा और आगे नहीं किया, बिकॉज आई नो कि ये थोड़ा सा लेंदी है, नॉट डिफिकल्ट। ये पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूं, इनफैक्ट इससे पहले हमने जो देखा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें दे रखी हैं, तो ये इजी है पर थोड़ा सा लेंदी है। सो गिविंग यू टाइम सो दैट यू कैन डाइजेस्ट द थिंग्स, एंड आई होप की चीज क्लियर हुई हो। आई हैव बीन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, एंड आई made you people understand this. In case of any queries, please feel free to reach out to us, and in the meantime please stay healthy and keep studying, and see you all in the next lecture.